आइए बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी का 22वां क्लास करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी आसान अब बनता जा रहा है। ये आप लोग भी देखते होंगे और इस तरह से 2-4 महत्वपूर्ण क्लास और भी हम लोग करेंगे। इसके बाद आपका साइंस पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग जीके पर भी चर्चा करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो कुछ भी जीके के अंतर्गत आता है। पहला प्रश्न जो आप देख रहे हैं, मानव शरीर में वसा जमा होती है। एक मिनट पहले क्वेश्चन को समझिएगा। आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना, इसलिए क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले देखिए, मानव शरीर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मानव शरीर में वसा का अंग्रेजी क्या होता है बताइए आप लोग? फैट। क्या होता है? फैट। और वसा को हम लोग चर्बी भी बोलते हैं। तो मानव शरीर में वसा जो जमा होती है वो आपको कहाँ पर जमा होती है? उत्तक में। अब इसको ऐसे याद रखिए, जब कोई सामान बेसी हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उत्तर रख दियो। इतना जगह नहीं छे, उत्तर रख दियो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसलिए याद कर लीजिए कि वसा का जमा कहाँ पर होगा? उत्तक में। अगर आपसे पूछते कि उत्तक किसे कहते हैं? उत्तक किसे कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। चलिए, तो मानव शरीर में वसा कहाँ पर जमा होता है? उत्तक में। अगला प्रश्न है, कोशिका जिसमें इंसुलिन संस्रावित होती है, मतलब ऐसी कोशिका जहाँ पर इंसुलिन, अगर आपसे पूछे कि इंसुलिन क्या है तो आप कहेंगे कि इंसुलिन एक जीवन रक्षी दवा है या इंसुलिन एक हार्मोन है। अगर वह इंसुलिन का स्तर कम गया या बढ़ गया तो आपको क्या हो जाएगा? मधुमेह हो जाएगा, यानी कि डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिका जिसमें इंसुलिन स्रावित होती है उस कोशिका का क्या नाम है? बीटा कोशिका। क्या नाम है? बीटा कोशिका। देखिए, इंसुलिन स्रावित होने की बात हो रही है, मतलब निकलने की बात हो रही है। आप जो किसी अपने बेटा को लेके जाएगा सुइया दिलाने के लिए, इंसुलिन तो सुइया दिलाने जाएगा तो उसको क्या बोलेगा? बेटा हो गया, बेटा हो गया, कोई बात नहीं, हो गया हो गया। और फिर डॉक्टर तुरंत क्या करता है? सुई लगा देता है। अरे जब वो रोता है तो फिर उसको कोई सलाह है बेटा हो गया हो गया हो गया, है कि नहीं? तो इसलिए, और उसी बीच में डॉक्टर सुई अपना फटाफट दे लेता है। तो इसलिए याद रखिए कि इंसुलिन जो स्रावित होता है वो कहाँ से? बीटा कोशिका से। समझ में आया? और वसा कहाँ पर जमा होता है? उत्तक किसे कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। फिर से बोलिए, कोशिकाओं को समूह को उत्तक कहते हैं। चलिए, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। तो आनुवांशिक यूनिट यानी कि जीन जो है आपको कहाँ पर होते हैं? क्रोमोसोम में। जीन कहाँ पर होते हैं? में। इस प्रश्न को आपको याद रखना पड़ेगा। तो आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन जो होते हैं, जीन कहाँ होते हैं? जीन कहाँ पर होते हैं? क्रोमोसोम में या, ठीक है। तो जीन जो होते हैं वो जीन कहाँ पर होते हैं? यानी कि गुणसूत्र को ही क्रोमोसोम भी कहते हैं, कहीं कहीं पर क्रोमोसोम भी लिख देता है। अब आप ये बताइए कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। जोड़ा में कितनी होती है? अगर संक्रमित गुणसूत्र हो तो कितना हो जाता है? 47। इतना अच्छा स्टूडेंट है आप लोग, मन खुश हो जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, आंवला मतलब जिसको आम भाषा में हम लोग धातरी बोलते हैं। तो आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। ये प्रश्न आज ये चर्चा चला था खाने पीने के दौरान। तो आंवला में कौन सा विटामिन आपको जो है पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड को हिंदी में क्या कहेंगे? एस्कॉर्बिक अम्ल कहेंगे। ठीक है, तो बताइए कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एस्कॉर्बिक बीमारी होता है। सॉरी। तो बताएंगे अब आप लोग कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और विटामिन सी की कमी से आपको एस्कॉर्बी रोग होता है। ठीक है, अगर बेरी की बात की जाए तो विटामिन बी की कमी से आपको बेरी रोग होता है। अब अगला प्रश्न जो है, हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। आप ऐसा आम भाषा में सुने होंगे कि ये जो रासायनिक खाद बनता है जो हम लोग खेत में फसल में डालते हैं, वो उसमें पता है आप लोग को, ये जो जानवर का हड्डी, मनुष्य का हड्डी, इस सब को मिला करके तब जा करके आप लोग जो है सो मैंने ये पोषक तत्व जो आपको खाद होता है उसका निर्माण होता है। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा कि आप लोग कि हड्डी का प्रयोग खाद में किया जाता है कि नहीं किया जाता है? उर्वरक मतलब क्या होता है? जो उर्वरा शक्ति को बढ़ाए। तो खेत की उर्वरा शक्ति को कौन बढ़ाता है?
चलिए, तो हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसमें पौधे के लिए पोषक तत्व होता है। देखिए, अब एक प्रश्न यहाँ पर बन गया कि हड्डी का प्रयोग आखिर उसमें क्यों किया जाता है? शक्ति बढ़ाने के लिए। भाई कह रहा है कि हड्डी का प्रयोग उसमें इसलिए किया जाता है क्योंकि हड्डी में पाया जाता है आपको क्या चीज़? कैल्शियम और फास्फोरस। तो फास्फोरस पौधा को मिले, इसके लिए हड्डी का यूज करता है। समझ में अब आया कि नहीं आया? ठीक है, पौधा को क्या मिले? फास्फोरस का संकेत क्या होता है? पी होता है। ठीक है, तो हड्डी का प्रयोग क्यों किया जाता है? फास्फोरस पौधों को मिलने के लिए। अब अगला प्रश्न है रुधिर वाहिका। रुधिर वाहिका मतलब क्या हुआ? जो खून को एक जगह से दूसरे जगह ले जाए, उसी को हम लोग रुधिर वाहिका कहते हैं। वाहक मतलब ले जाने वाला, वाहक मतलब ले जाने वाला। तो रुधिर वाहिका जो जिगर, जिगर मतलब क्या होता है? आम भाषा में जिगर कहते हैं, और जिगर मतलब होता है लीवर। क्या होता है? जिगर। तो लीवर बोलिए, जिगर, लीवर। तो रुधिर वाहिका जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है, कहता है कि रुधिर वाहिका जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है वो क्या है? तो यकृत धमनी है। क्या है? यकृत धमनी। मतलब कि यकृत धमनी जो है ना, वो आपको क्या करता है कि रुधिर वाहिका, बिल्कुल, रुधिर वाहिका जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। अब बताएंगे आप लोग, इस प्रश्न को छोड़ देंगे। ये जो रुधिर वाहिका वाला प्रश्न है इसको छोड़ दीजिए, कुछ अधूरा है इसमें, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। स्कर्वी रोग की अगर बात करें हम, तो स्कर्वी रोग किससे होता है? ये आपको विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है ये तो पता है, लेकिन इस स्कर्वी रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? मसूड़ा और दांत। तो दांत और मसूड़ा दोनों आपको ये प्रभावित होता है। अगला है कि शहद, जिसको अंग्रेजी में कहे तो हनी। अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है? हनी मतलब शहद होता है। तो हनी जो होता है, हनी में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है ना? शहद में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। और शहद का अंग्रेजी क्या होता है? हनी होता है। शहद का अंग्रेजी क्या होता है? हनी होता है। ठीक है, तो शहद में क्या पाया जाता है? चलिए, अदरक का आप कौन सा भाग खाते हैं? तना खाते हैं। क्या खाते हैं? तना। किसके द्वारा पुष्प में, पुष्प मतलब फूल में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आप लोगों को आ गया होगा, है ना? किसके द्वारा पुष्प में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो प्रकाश, देखिए, फूल में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो आपको बाहरी दलपुंज के द्वारा होता है। देखिए, सबसे पहले ये समझिए, ये आपको पुष्प की बात हो रही है। पुष्प मतलब फूल। और फूल में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? देखिए, नहीं याद रहेगा तो ऐसे समझिए कि आप फूल से क्या करते हैं? पूजा करते हैं ना, तो पूजा से पुंज, तो इसलिए बाहरी दलपुंज। बाहरी दलपुंज बताइए कि पुष्प में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? बाहरी दलपुंज के द्वारा। ठीक है, चलिए, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स मुख्यतः होता है, तो चिकन पॉक्स किससे होता है? चिकन पॉक्स, देखिए, कितना आदमी एकदम चिकन बनने के लिए बेसी से बेसी श्रृंगार करता है कि नहीं करता है? चिकन बनने के लिए बेसी से बेसी श्रृंगार करता है, तो इसलिए बेसी से विषाणु। तो बताइए, चिकन पॉक्स किससे होगा? विषाणु से। अन्य तो ऐसे समझिए, अगर उतना बात नहीं समझे तो चिकन जो खाना बनेगा तो बेसी खा लीजिएगा ना, और उसी भी चिकन खाना भी छोड़ दीजिए। चिकन मतलब मुर्गा जो बनेगा तो बेसी खाइएगा ना आप, चाहे रोटी खाइए चाहे चावल खाइए। क्या समझे? तो चिकन पॉक्स किससे होगा? विषाणु से। अब विषाणु का अंग्रेजी वायरस। अब आप लोग नहीं भूलेंगे कि भूल जाएंगे? चलिए, एक वयस्क मानव में, वयस्क का मतलब 18 वर्ष से ऊपर, एक वयस्क मानव में सामान्यतः चबर्नक मतलब चबाने वाला दांत कितना होता है? 12 होता है। चबाने वाला दांत कितना होता है? 12। यानी कि 6 गो आगे और 6 गो पीछे, नहीं मतलब 6 गो नीचे और 6 गो ऊपर, यही ना होगा? एक वयस्क मानव में चबर्नक दांत जो होते हैं वो कितने होते हैं? 12। मतलब चबाने वाला दांत कितना है? 12 गो होता है। चलिए, तो एक वयस्क मानव में चबर्नक दांत जो होते हैं वो कितने होते हैं? 12। देखिए, नहीं याद रहे तो ऐसे समझिए, 4 से चबर्नक और 4 से 4 तिया 12, 4 से 4 तिया 12, इसलिए याद रखिए कि चबर्नक दांतों की संख्या कितनी होती है? 12। चलिए, अगला प्रश्न है
रक्त में मतलब कि खून में मूत्राम्ल, मूत्राम्ल का मतलब मूत्र का यूरिक, जैसे यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल, मूत्राम्ल का मतलब मूत्र का अम्ल। तो मूत्र का कौन सा अम्ल होता है? यूरिक अम्ल। रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण मतलब मूत्र में जो अम्ल बढ़ता है उसके कारण से कौन सा रोग होता है? गाउट रोग। मूत्र में जो अम्ल बढ़ता है उसके कारण से कौन सा रोग होता है? तो आपको गाउट रोग होता है। कौन सा रोग होता है? गाउट रोग होता है, बिल्कुल, जिससे आपको जोड़ सब में दर्द होता रहता है। तो बताएंगे आप लोग कि कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं, बताइए। देखिए बोलिए, ऐसे बोलिए, कीटो कीटो एंटो, एंटो बोले कीटो एंटो, कीटो एंटो। कीटो एंटो। अब समझ में आ गया होगा कि कीटों के अध्ययन को हम लोग कौन सा अध्ययन कहते हैं? एंटोमोलॉजी। कीटों के अध्ययन को कौन सा अध्ययन कहते हैं? एंटोमोलॉजी। कीटो एंटो ना। तो बताएंगे कि बिच्छू के विष मतलब जहर, जहर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? विष। जहर को अंग्रेजी में पॉइजन बोलते हैं या Poison। टॉक्सिन बोलते हैं। तो बिच्छू के विष कहाँ होते हैं, बताइए। डंक में। डंक में। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? डंक में। बिच्छू जो काटता है आपको उस डंक में होता है। बात समझ में कुछ आ रहा है? बिच्छू का विष कहाँ होता है? डंक में। उसके डंक में होता है, यानी कि वो जो आपको जैसे कि मान के चलिए ऐसे काट लिया तो उससे आपको जहर लग जाता है, क्योंकि उसके डंक में विष होता है। जैसे सांप भी आपको डसता है तब ना लगता है। तो बिच्छू का विष कहाँ होता है? डंक में। डंक में होता है। अब अगला प्रश्न है आपका कि सागरीय खरपतवार, सागरीय खरपतवार का मतलब क्या हुआ? सागर मतलब समुद्र होता है, समुद्र में जो खरपतवार होता है, खरपतवार समझते हैं कि नहीं समझते हैं? जैसे आप बड़ा बड़ा पौधा लगाते हैं, धान का पौधा लगाते हैं, उसमें जो छोटा छोटा पेड़ निकल जाता है वो हमारे लिए एक बेकार पदार्थ हुआ, तो इसलिए उसको हम लोग खरपतवार समझ करके उसको साफ कर देते हैं, कमा देते हैं। तो वही है कि सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है, मतलब कि सागर में क्या रहता है? पानी। और उस जिस तरह से फसल में कोई दूसरा छोटा छोटा पौधा आ जाता है तो उसको हम खरपतवार कहते हैं, उसी तरह से सागर में क्या रहता है? पानी। और उस पानी में जो छोटा छोटा पौधा रहता है, क्या चीज का? शैवाल और कवक का। शैवाल का, कवक का नहीं, शैवाल का। वो उसके लिए खरपतवार हो गया, लेकिन उस खरपतवार में से क्या निकल आता है? नमक। नमक। तो वही बात है कि सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है, मतलब क्या चीज मिलता है उसमें? आयोडीन। क्या चीज का स्रोत है? आयोडीन का स्रोत आयोडीन है। का है। प्रश्न समझे कि नहीं समझे? जी। सागरीय खरपतवार में आपको क्या चीज मिलता है? आयोडीन। आयोडीन मिलता है। आयोडीन का संकेत क्या होता है? आय होता है। क्या होता है? आय। और आयोडीन, नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl, जो कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। तो नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम और क्लोराइड। संकेत क्या है? NaCl। तो बताएंगे कि विटामिन ई जो है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है वो टोकोफेरोल। आपको है टोकोफेरोल, फेरोल। और ये इसके बारे में आपको जानकारी एक बता दे कि विटामिन ई का रासायनिक टोकोफेरोल तो है, लेकिन विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जब बांझपन हो जाता है और जब किसी महिला को ऑपरेशन करवाते हैं तो बात तो बराबर है, बांझपन है फिर भी बच्चा नहीं होगा, और ऑपरेशन हो गया फिर भी बच्चा नहीं होगा। तो जब ऑपरेशन करवा देते हैं हम लोग तो एक तरह से ऑपरेशन में टाका लगता है ना, इसलिए याद कर लीजिए कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। तो टोकोफेरोल है। बात समझ में आ गया। अगला है कि शरीर की कोशिका जिसमें सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है, ये पहले भी हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? कि नहीं बताए थे कि एकदम महीन कोशिका होता है। अब ब्रेन में जब किसी को चोट लग जाता है तो वो अक्सर उसका ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है, वो कुछ दिन के बाद मर ही जाता है। तो शरीर की कोशिका जिसमें सबसे कम पुनर्योजी शक्ति मतलब पुनः दोबारा बनने की शक्ति, मतलब जैसे एक बार होता है ना कि कोई कोशिका जैसे कि नाक का हड्डी टूट गया, किसी का पैर का हड्डी टूट गया, तो दोबारा से दवा खाने के बाद बन जाता है ना। जी। लेकिन अगर मस्तिष्क का कोई नस टूट गया है तो आपको नहीं बन पाता है, इसलिए उसको कहा जाता है पुनर्संयोजी, मतलब पुनर् मतलब फिर से उसका निर्माण नहीं हो पाता है। उसमें देखिए रीजेनरेटिव, री मतलब होता है दोबारा, और जेनरेट मतलब पैदा होना, मतलब कि दोबारा से पैदा होने का पावर उसमें नहीं होता है। तो कहाँ का वो? मस्तिष्क कोशिका का। कहाँ आप लोग का ध्यान है? कम से कम वो भी नहीं पकड़ सकते। ठीक है, तो शरीर की कोशिका जिसमें सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है वो कौन सी कोशिका है? मस्तिष्क कोशिका है। बात समझ में आ रहा है? कौन सी कोशिका है? मस्तिष्क कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो मस्तिष्क का अंग्रेजी क्या होता है बताइए आप लोग? ब्रेन। और कोशिका का अंग्रेजी क्या होता है? सेल होता है। अगर आपसे पूछते कि कोशिका किसे कहते हैं तो बोलिएगा कि शरीर के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। बोलिए। शरीर के रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। आप कहेगा ऊतक किसे कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। देखिए वह सर्प
वह सर्प जो अपने नियततापी शिकार को अंधेरे में अपने उष्मा संवेदकों की सहायता से तलाश कर सकता है, वह कौन सा सर्प है? तो गर्त घोनास। ये जो सांप है वो कहता है कि उसके टेम्परेचर से पकड़ लेता है, अंधेरे में उसके टेम्परेचर से पकड़ लेता है कि इसका टेम्परेचर, इसका मतलब ये हमारा जीव है, इसको हम खा सकते हैं। ठीक है, तो वही कहता है कि वह सर्प जो नियत तापी शिकार हो, है ना, अंधेरे में भी अपनी उष्मा संवेदकों की सहायता, किसकी सहायता से? उष्मा मतलब क्या चीज होता है? गर्मी, हीटिंग की सहायता से वह अपने जीव को तलाश कर सकता है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपको गर्त घोनास। संवेदकों की सहायता से जो सर्प है, ऐसा सर्प जो संवेदकों की उष्मा संवेदकों की सहायता से अपना भोजन प्राप्त कर सकता है, क्या है? गर्त घोनास। गर्त घोनास है, बस उसे ही हम पीट वाइपर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीट वाइपर भी कहते हैं। ठीक है, संवेदकों की सहायता से तलाश कर सकता है। वो कौन सा सांप है? पीट वाइपर। पीट वाइपर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? गर्त घोनास कहते हैं। बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो इस प्रश्न को आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है रक्तदाब। रक्तदाब का पहले बताइए अंग्रेजी क्या होता है? ब्लड प्रेशर। रक्तदाब को रक्तचाप भी हम लोग कहते हैं। तो बताइए कि रक्तचाप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? देखिए, आप लोग को बताए थे कि जब किसी का रक्तदाब बढ़ जाएगा, यानी कि प्रेशर बढ़ जाएगा, तो आप उसको नल पर ले जाइए और पानी चला करके उसके माथा पर दीजिए, उसका क्या होता है? कंट्रोल हो जाता है। तो वही एड्रीनल है। तो याद रखिए कि रक्तदाब का नियंत्रण किससे करेंगे? एड्रीनल ग्रंथि से होता है। और एड्रीनल ग्रंथि को ही हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए, आपको रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कब बढ़ता है? जब किसी चीज का अधिक टेंशन हो जाता है। नहीं समझ में आ रहा है? जब अधिक टेंशन हो जाएगा तो अधिक से अधिक हो जाएगा, तो इसलिए अधिवृक्क। तो रक्तदाब का नियंत्रण जो करता है वो कौन ग्रंथि करता है? या एड्रीनल ग्रंथि करता है। अगला प्रश्न है मानवों में लिंग का निर्धारण जो होता है, मानव में जो लिंग का निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है? देखिए, लेकिन एक बात है, इसमें एक चीज अधूरा है कि मानव में लिंग का निर्धारण मतलब बेटा और बेटी जो फिक्स होता है वो किसके गुणसूत्र के द्वारा? पिता के गुणसूत्र के द्वारा। इसलिए यहाँ पर आप दो बात लिख सकते हैं, या तो पिता लिख दीजिए या पुरुष लिख दीजिए। हम पिता लिखते हैं कि अच्छा से क्लियर हो जाएगा। पिता के गुणसूत्र से ही ना क्लियर होता है, क्योंकि अगर पिता का, अगर मान के चलिए लड़की के पास तो एक्स गुणसूत्र होता है और पिता के पास XY होता है। मान के चलिए कि पिता का X आ गया, अब महिलाओं का भी X आ गया, तो जोड़ा किसका बना? X का। इस परिस्थिति में तो उसको बेटी होना हो गया। अगर पुरुष का Y आता तभी तो लड़का होता। लेकिन गांव घर में अगर किसी को बेटा नहीं हो तो इसके लिए दोषी कौन ठहरता है? महिलाएं। तो बताइए, आप लोग उसको शिक्षा दीजिएगा ना कि ये गड़बड़ी उसमें नहीं है, तो ये शिक्षा आप लोग जरूर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। तो अगला प्रश्न है कि मानव में लिंग का निर्धारण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? चलिए, अब है अगला प्रश्न। अब बताएंगे आप लोग। अगला प्रश्न है आपका कि उष्मा के द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है? ठीक है, किसके द्वारा? उष्मा के द्वारा। अब जरा प्रश्न पर ध्यान दीजिए। उष्मा का मतलब होता है, ये प्रश्न पीछे पढ़ाए थे लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग किया है। मतलब जब आप खाना बना देते हैं और किसी चीज़ को आप जब मतलब गर्म करते हैं, तो गर्म करने के दौरान भी कुछ विटामिन खत्म हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर सलाह अक्सर देता है कि आप किसी चीज़ को उबाल करके खाइए, कच्चा खाइए, ताकि पूरा भरपूर चीज़ आपको मिल सके। तो वही बात बता रहा है कि उष्मा के द्वारा मतलब हीटिंग के द्वारा, भाई आप उसको आग में रखेंगे तो उष्मा मिलेगा ना। उष्मा के द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाली विटामिन कौन सी है? विटामिन सी। इसीलिए याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो खट्टा वाला होगा और जब आप उसको बनाएंगे तो उसका खट्टा क्या होता है? कम हो जाता है। तो बताइए कि तत्काल नष्ट होने वाला कौन सा विटामिन विटामिन सी। गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। वो भी तत्काल नष्ट हो जाता है, मतलब तुरंत। विटामिन सी है। और विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। बिल्कुल। अगला प्रश्न है आपका मानव शरीर में कहाँ पर पाचन और श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? जरा ध्यान दीजिए। मानव शरीर में कहाँ पर पाचन और श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? देखिए, कहता कि पाचन और श्वसन मार्ग, ध्यान दीजिए, पाचन और श्वसन मार्ग, इस दोनों, ये दोनों एक दूसरे से, कि आप पढ़े होंगे क्वेश्चन कि प्रतिच्छेदी रेखा में एक रेखा दूसरी रेखा को कहीं पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती है। नहीं समझ में आया मेरा बात?
अरे भाई साहब, जैसे ये रेखा है जी और ये इधर से ये रेखा गया, तो ये रेखा दोनों को काट दिया ना। तो वही बात कहता है कि मानव शरीर में कहाँ पर, मतलब किस जगह पर पाचन का मार्ग, मतलब पाचन वाला नली समझिए ऐसा, और श्वसन का मार्ग दोनों एक दूसरे को अतिक्रमित करता है। अतिक्रमित मतलब काटता है। कहाँ पर काटता है? तो ग्रसनी में। कहाँ पर? ग्रसनी में। मतलब ग्रसनी से होकर दोनों का रास्ता गुजरता होगा, इसीलिए एक दूसरे को क्या करता है? काट देता है। मतलब उस पर से चढ़ के दूसरा चला जाता होगा। नहीं समझ में आया मेरा बात? तो बताइए कि पाचन और श्वसन मार्ग कहाँ पर एक दूसरे को अतिक्रमित करता है? ग्रसनी में। चलिए इसको देख करके आप लोग फटाफट से बोलिए, 2-4 बार पढ़िए प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कोयले की खानों में जो व्यक्ति काम करता है उसे कौन सी बीमारी होती है? कोयले के खानों में जो काम करता है व्यक्ति, उसे कौन सी बीमारी होती है? देखिए सिलोकोसिस। देखिए अब मान के चलिए कि कोयला के खान, सबसे पहले समझिए कोयला का खान कहाँ होता है? झारखंड में। झारखंड की बात नहीं करते हैं हम, मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर में होता है। तो कोयला का खान जो मिट्टी के अंदर में है, तो मिट्टी के अंदर में वो सील पैक रहता है ना हमेशा। जब सील पैक हमेशा रहेगा तो उसको तो बीमारी होगा ही होगा। और कौन सा बीमारी होगा? सिलोकोसिस बीमारी। कौन सा बीमारी होगा? सिलोकोसिस बीमारी। बात समझ में आया कि नहीं? कोयले के खानों में कौन सा बीमारी होगा? सिलोकोसिस बीमारी। अगला प्रश्न है, चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं, मतलब चमगादड़ जो एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, उसमें किस गुण के कारण से जाते हैं? ध्वनि के माध्यम से। पराध्वनि के माध्यम से, या पराध्वनि जो लिखा है थोड़ा गलत है, यहाँ पर आप प्राश्रव्य कर दीजिए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना? प्राश्रव्य ध्वनि के माध्यम से वह संचालन करता है। संचालन करने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है। तो बताइए कि प्राश्रव्य ध्वनि को सुनने वाले 2 जंतु का नाम बताइए। चमगादड़ और कुत्ता। कुत्ता और चमगादड़ है। अगला प्रश्न है अब आपका, तो अब अगला प्रश्न है आपका शाकाहारी। शाकाहारी का मतलब ऐसे जीव जो साग सब्जी खाता हो। शाकाहारियों को सर्वाधिक मात्रा में, मतलब कि सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन कहाँ से मिलता है? बताइए। बिल्कुल दाल से मिलता है। नहीं, शाकाहारी जो लोग होते हैं उसको प्रोटीन सबसे ज्यादा कहाँ से मिलता है? दाल से मिलता है। अगला प्रश्न है चमगादड़, और चमगादड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बैट्स। क्या कहते हैं? BATS। बैट्स मतलब चमगादड़। चमगादड़ में क्या पाया जाता है? प्राश्रव्य ध्वनि तंत्र। क्या पाया जाता है? प्राश्रव्य ध्वनि तंत्र पाया जाता है, जिसके कारण से वह आपको प्राश्रव्य ध्वनि के माध्यम से ही अपना संचालन भी कर लेते हैं। तो अब ये आप लोग जरा ध्यान दीजिए कि प्राश्रव्य ध्वनि का प्राश्रव्य का अंग्रेजी क्या होता है? बोलिए। अल्ट्रासोनिक। बोलिए। प्राश्रव्य का अंग्रेजी क्या होता है? ठीक है। अल्ट्रासाउंड आप लोग करवाए हुए सुनते होंगे आप लोग, तो वहाँ पर जैसे पराबैंगनी किरण आता है ना, अल्ट्रासाउंड का अल्ट्रासाउंड जो होता है उसका हिंदी क्या होता है? पराबैंगनी होता है। तो वही बात है यहाँ पर कि चमगादड़ में जो प्राश्रव्य ध्वनि होता है, तो देखिए पराश्रव है तो इसलिए प्राश्रव्य का अंग्रेजी क्या होगा? अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक बोलना है, सोनिक नहीं है, सोनिक। अल्ट्रासोनिक। ठीक है। तो चमगादड़ में कौन सा तंत्र पाया जाता है भाई? तो प्राश्रव्य तंत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक सूचनाओं को एक संतति से दूसरी संतति, ध्यान दीजिए, आनुवांशिक सूचनाओं को एक संतति से दूसरी संतति में भेजने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो DNA है। बात समझ में कुछ आ रहा है? मतलब ये हुआ, आप सुनते होंगे कि जैसे पिताजी थे वैसे ही उनके बेटा भी है। तो ये आपको कैसे पता चलता है? DNA के माध्यम से पता चलता है। ठीक है। तो वही कहता है एक संतति मतलब क्या होता है? संतति मतलब संतान। एक संतान से दूसरी संतान में जो समानता देखने को मिलती है या किसी तरह की सूचना मिलती है, वो किसके माध्यम से? DNA के माध्यम से। किसके माध्यम से? DNA के माध्यम से मिलती है। ठीक है। तो अब बताएंगे आप लोग कि DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए बताएंगे अब आप लोग। अगला प्रश्न है, तो DNA का फुल फॉर्म हुआ डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। चलिए, मौलिक रूप से RH कारक, कौन सा कारक? RH कारक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? RH फैक्टर। क्या कहते हैं? देखिए RH कारक का जो काम है वो आपको क्या काम है? तो यह एक एंटीजन है और यह आपको करता क्या है? देखिए RH कारक मतलब समझ में आया आप लोगों को कुछ? वो रेड ब्लड सेल वाला बात है, मतलब लाल रुधिर कणिका वाला बात है। और लाल रुधिर कणिका के कारण जो है, आपको इससे पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे बताइए?
इससे पहले पढ़े थे WBC के बारे में कि जब WBC नहीं होगा तो शरीर में विभिन्न प्रकार की रोग पकड़ लेगी। तो यहाँ है कि मौलिक रूप से, यानी कि मौलिक रूप से मतलब मूल रूप से, मुख्य रूप से है ना, RH कारक जो है वो कौन सा है? तो RH कारक क्या है? तो एक एंटीजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया है, एक एंटीजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया है। बोलिए, देखिए अब एंटीजन का हिंदी होता है प्रतिजन, ये भी याद रखिएगा। एंटीजन का हिंदी क्या होता है? तो बताइए मौलिक रूप से RH कारक कौन सा है? एक एंटीजन यानी कि प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी को पूरा करने के लिए भोजन में किसकी प्रचुर मात्रा होनी चाहिए? है ना, विटामिन डी अगर आप चाहते हैं कि आपको कमी नहीं हो तो इसके लिए आप कौन सा भोजन खाइएगा जो विटामिन डी कमी नहीं होगा? बताइए। सुनिए, मछली यकृत तेल मतलब मछली के लीवर का तेल, दूसरा अंडा और तीसरा दूध। अगर आप ये तीनों चीज खाएंगे, है ना, मछली के यकृत तेल, अंडा और दूध, तो आपको क्या होगा? विटामिन डी कमी नहीं होगी। विटामिन डी की कमी नहीं होगा। तो बताइए एक बार फिर से कि आपको विटामिन डी पाने के लिए कैसा कैसा भोजन करेंगे आप? मछली की यकृत, अंडा और दूध। अब ये बताएंगे आप लोग, कुछ प्रश्न बताएंगे। सागरीय खरपतवार किसके महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन के। किसका? तो बताइए कि कोयला की खानों में व्यक्तियों को जो बीमारी होता है, कौन सी बीमारी होती है? सिलिकोसिस होती है। अब ये बताइए आप लोग कि शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है? चलिए, मानव शरीर में वसा कहाँ पर जमा होता है? वसा ऊतक में। ठीक है, अब बताइए कि इंसुलिन से जो स्त्रावित होता है, इंसुलिन जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है? बीटा कोशिका से। ठीक है, अब चलिए, उर्वरक में हड्डी का प्रयोग क्यों किया जाता है? पौधे को फास्फोरस मिलने के कारण से। नहीं, चलिए अब ये बताइए आप कि पुष्प में प्रकाश संश्लेषण जो होता है किसके द्वारा होता है? पुष्प तो पुंज यानी कि बाहरी दलपुंज के द्वारा। ठीक है, बाहरी दलपुंज के द्वारा। अगला प्रश्न है, चिकन पॉक्स एक बीमारी है, किससे होता है? ठीक क्या था? चिकन बनेगा तो सिखाएंगे। चलिए अब बताएंगे आप लोग कि एक वयस्क मानव में चवर्णक की संख्या कितनी होती है? 12। चलिए अब अगला प्रश्न है कि रक्त में यदि मूत्र अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी तो कौन सा बीमारी होगा? क्या होगा? गाउट होगा। कीटों के अध्ययन को क्या कहेंगे? एंटोमोलॉजी। क्या कहेंगे? एंटोमोलॉजी कहेंगे। कि ऐसा सांप का नाम बताना है जो अपने संवेदक की सहायता से वह जो है आपको अपने शिकार को पकड़ लेता है। बताइए कौन सा सांप है? गर्त घोषणा, है ना, या उसे ही हम लोग पीट वाइपर भी कहते हैं। तो बताइए रक्तदाब का हम लोग नियंत्रण जो करते हैं वो किस ग्रंथि से करते हैं? एड्रिनल। ठीक है, अब बताइए कि उष्मा के द्वारा कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। अब ये बताइए कि पाचन और श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं कहाँ पर? ग्रसनी में। ठीक है, चलिए आज का लास्ट प्रश्न बता दीजिए आप लोग कि शाकाहारी व्यक्तियों को सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन कहाँ से मिलता है? दाल से। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।